नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेशन पथ पर। आज हम आपके लिए लाए हैं आपके एसबीपीडी बुक के पहले चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आज हम हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में जानेंगे, जिससे हम एक रूपरेखा तैयार कर सके कि हम अपने विषय को किस तरीके से शुरुआत करके और इसे अंत तक ले जा सकते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि किस प्रकार हम विषयवार पढ़ेंगे, किस प्रकार हम जानकारियों को इकट्ठे करेंगे और नोट्स को कैसे बनाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम किन चीजों को हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा विषय है, जो हमारा परिचय ही है, ठीक है। हम यहाँ जानेंगे हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई वो तमाम बातें जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगी। चलिए हम जानते हैं, चूंकि हम लोग सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम हमारे आने वाले विषय में, और अभी से ही हम लोग इसके बारे में शुरुआत कर भी चुके हैं, तो हमें जानने की यह बहुत आवश्यकता है कि सभ्यता क्या होता है। यह हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर जब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बातें कर रहे हैं तो भाई आखिर सभ्यता क्या होती है। तो चलिए जानते हैं। हम कहते हैं यहाँ कि एक मानव समाज जिसमें उच्च स्तर की संस्कृति, विज्ञान, उद्योग और सरकार हो तथा आरामदायक जीवन शैली हो। आप यहाँ पर इन बातों को ध्यान दे सकते हैं कि कोई भी सभ्यता हो जहां पर किसी भी मानव का जो जीवन होता है, जो उनकी जीवन शैली होती है, अगर वो आरामदायक होगी तो वो सभ्यता उन्नत कहलाएगी। अगर उनकी जीवन शैली बहुत कठिनाइयों से जुड़ी हुई होंगी तो वो सभ्यता उतनी विकसित नहीं कहलाएंगी। मतलब मेरा जो तात्पर्य है, मैं जो कहना चाहता हूं, किसी भी सभ्यता जो विकसित है और जो सभ्यता जो अविकसित है, इन आधारों पर ही चुनी जाती हैं कि किसी भी मानव समाज में विज्ञान, संस्कृति, उद्योग, सरकार और उनका जीवन कैसा है, उनका जीवन आरामदायक है या उनका जीवन बहुत परेशानियों से घिरा हुआ है। ठीक है। तो बेसिक तौर पर हम लोग कहेंगे कि सभ्यता किसे कहते हैं। सभ्यता एक मानव समाज जिसमें उच्च स्तर की संस्कृति हो, विज्ञान हो यानी विज्ञान का विकास प्रसार हो, उद्योग और सरकार हो। सरकार जो पूरे उस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगी। सरकार का एक अहम रोल यहां पर आता है, जो एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है। यह सरकारों की ही जिम्मेदारी है कि वह अपने यहाँ उनके जो समाज है उनकी हर एक जिम्मेदारियों, हर एक जरूरतों को पूरा करें। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि सभ्यता जो शब्द है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। सभ्यता जो शब्द है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, जो सभ्य और ता से मिलकर बना है, जो सभ्य और ता से मिलकर बना है। ठीक है। तो मुझे अगर इसे छोटी कुछ शब्दों में अगर बोलना पड़े तो मैं सभ्यता को किस रूप में देखना चाहूंगा। मैं सभ्यता को एक समाज का आईना के रूप में देखना चाहूंगा। ठीक है। जिसमें समाज एक बेहतर जीवन को जी रहा हूं। चलिए ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। यहां हम अगर हड़प्पा सभ्यता के समय काल के बारे में बात करें तो यहां पर मैंने एक टाइम डायग्राम दिया है। इसे हम लोग समय रेखा बोलते हैं। समय रेखा इसे कहा जाता है, जहां पर हम देखेंगे कि ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये वो समय है जब ईसवी शुरू, मतलब जब ईसवी की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब इस ईसवी के पहले कि जितने भी समय काल होंगे और इस ईसवी के बाद जितने भी समय काल होंगे वो क्या कहलाएंगे, इस पर हम लोग थोड़ी
बातें करते हैं। जैसे ईसवी के पहले वाले जितने भी समय काल होंगे वो ईसा पूर्व कहलाएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं ईसा पूर्व, ठीक है। और ईसवी के बाद जितने भी समय काल होंगे वो ईसवी के बाद कहलाएंगे, ठीक है। आफ्टर क्राइस्ट आप इसको आप सुने होंगे, ठीक है। तो अगर हम जो हमारी सभ्यता है हड़प्पा के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है वो अगर आज से हम गिनना शुरू करें तो वो लगभग 5000 साल पहले की ये सभ्यता है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप बहुत सारे किताबों में देखिएगा तो इसका जो समय काल है वो विभिन्न समय कालों में दिखाया जाएगा, जिस पर हम थोड़ी देर में कुछ चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में समय काल बताया जाता है वो 5000 साल पहले आज से है। ये मैं ना ईसवी पूर्व से बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये आज से 5000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान देते हैं कि आज से 5000 साल पहले और ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व 2500 यानी 2500 साल पहले से लेकर 1500 यानी 1500 साल पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल था। काल को क्या कहा जाता है? ये काल भैरव वाले नहीं है, ये काल हमारा समय है, सॉरी काल हमारा यहां पर समय है, एक मिनट, समय, ठीक है। तो हम अगर देखें तो जो पूरा एक टाइमलाइन है, जो पूरा समय है, अगर यहां से यहां तक देखा जाए तो पूरे हड़प्पा सभ्यता का जो समय हुआ है वो 5000 साल हो गई है अभी तक। और अगर ईसा पूर्व से हम बात करें तो वो 2500 साल पुरानी सभ्यता है। अगर इसके समय काल में हम ये बात कहें कि आखिर कब से कब तक हड़प्पा सभ्यता बनी रही, कब से कब तक हड़प्पा सभ्यता बनी रही, तब हम कहेंगे कि 2500 साल पहले से लेकर 1500 साल पहले, ईसा पूर्व 2500 साल पहले से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक जो सभ्यता रही वो हड़प्पा सभ्यता कहलाई, वह हड़प्पा सभ्यता कहलाई, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक उत्कृष्ट सभ्यता थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब कि अपने समय काल के अनुसार इनके समकक्ष और भी बहुत सारे सभ्यताएं मौजूद थीं जो हम आगे बात करेंगे। उन सब में यह सबसे विकसित सभ्यता थी, ठीक है। अगर ध्यान दें एक और बात कि इनके कालों के बारे में, तो बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जो अपने अपने मतों को रखते हैं और बताते हैं कि हड़प्पा से बहुत सारे सबूतों के आधार पर कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल होना चाहिए वो इस टाइम से लेकर इस टाइम तक होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर आप अगर यहाँ पर गौर करेंगे तो सर जॉन मार्शल हुए, ठीक है। सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो हड़प्पा सभ्यता के काल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। हमारे अर्नेस्ट मैके, यहां पर है अर्नेस्ट मैके, यहां पर 2800 साल पहले से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। तीसरा हम अगर आए, हमारे तीसरे जो महापुरुष हैं माधव स्वरूप वत्स, जिनके अनुसार 2700 साल पहले से लेकर 2500 साल पहले तक के जो समय काल हुए वो हड़प्पा सभ्यता हुआ। और ऐसे कर करके जो हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मुख्य अन्य दो हैं जिनमें डॉक्टर वीएस स्मिथ, REM व्हीलर, ठीक है, इन दोनों के अनुसार जो समय काल हुआ वो हुआ 2500 साल से लेकर 1750 साल, 1750 साल, ठीक है। और डॉक्टर VN स्मिथ के अनुसार 2500 साल से लेकर 1500 साल। ये जितने भी मैं
काल के बारे में बता रहा हूं, जो समय के बारे में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा मैं ईसा पूर्व के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर ईसा पूर्व दिया गया है। ठीक है, और एक प्रमाणित आधार जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन डेटिंग हम बोलते हैं, उसके अनुसार यानी कार्बन डेटिंग के अनुसार जो समय काल निकल करके आया है वो 2500 साल पहले से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक के पूरे समय काल को हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा काल कहते हैं। ठीक है, आप यहां ध्यान रखिएगा, हड़प्पा काल कहते हैं, हड़प्पा काल कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, जो हमारा इस प्रकार है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि समय का निर्धारण कार्बन डेटिंग से होता है, तो हम जानते हैं कि आखिर कार्बन डेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर स्पष्ट तौर पर देखिएगा तो इन शब्दों पर ध्यान दे सकते हैं कि कार्बन विधि क्या होती है। कार्बन विधि क्या होती है, आप यहां ध्यान दीजिए कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि, यानी यह एक वैज्ञानिक विधि है। बताते चलूं कि अगर आपको कार्बन ना पता हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि कार्बन क्या है। कार्बन एक अधातु है, कार्बन एक अधातु है जो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और यह रसायन शास्त्र का एक बहुत ही चहेता तत्व है, क्योंकि बहुत सारे चीजों का जो निर्माण होता है वो कार्बन के बगैर नहीं हो सकता। हर एक चीजों में कार्बन मौजूद होता है विभिन्न रूपों में। ये जरूरी नहीं कि एक ही रूप हो, कार्बन के बहुत सारे रूप होते हैं, क्योंकि उसकी प्रकृति ही वैसी होती है। अगर आप साइंस पढ़ रहे होंगे तो आप इस बात को भली भांति समझ पा रहे होंगे। बहरहाल मैं उन सारी बातों पर नहीं जाऊंगा, बेसिक तौर पर आप समझिए कि कार्बन रसायन विज्ञान का एक तत्व है जो पूरे पृथ्वी पर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, और पूरे जीवों का निर्माण भी कार्बन से ही हुआ है। पूरे जीवों में किसी न किसी रूप में कार्बन मौजूद होती है। ठीक है, तो इसी का पता लगाकर किस प्रकार से हम पता लगाते हैं यहां पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो कार्बन जो विधि है हमारा वो क्या है, तिथि निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, जो कार्बन 14 विधि कहा जाता है, कार्बन 14 विधि कहा जाता है। यहां पर आप ध्यान रखिएगा C12 और C14। ठीक है, कार्बन एक तत्व है, जैसा कि मैं पहले बोल रहा था, कार्बन एक तत्व है और कार्बन पूरे पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में मौजूद होता है। इन्हीं सारे रूपों में दो और रूप, कार्बन 14 और कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो कार्बन 14 और कार्बन यहां कार्बन 12 हम लिख रहे हैं, 14 बोल रहे हैं। ठीक है, कार्बन 12 और कार्बन 14 की जो मात्राएं होती हैं दोनों समान होती हैं। जीवों में कार्बन 12 और कार्बन 14 की जो मात्रा होती है वो समान रूप से होती है, बराबर होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि समय अनुसार C12 तो किसी भी जीवों में स्थिर होता है, लेकिन कार्बन 14 धीरे धीरे समय अनुसार घटता चला जाता है। जीवों में जो कार्बन 14 की जो मात्रा होती है वो घटती चली जाती है। ठीक है, इसी की विधि को जब हम पता कर लेते हैं कि कितने मात्रा में किसी भी जीव में कार्बन 14 मौजूद होता है, तो हम उसके अनुसार बता देते हैं कि कोई जो जीव है वो कितना साल पुराना होगा। कोई भी जीव का जो स्कल्च है, मतलब जो कंकाल आप जिसे कहते हैं, वो कितना साल पुराना होगा। इसी को अगर हम साफ तौर पर देखें तो देख सकते हैं कि इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री, ठीक है, बीएफ लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 यानी कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में, यानी जब जीव मृत हो जाता है, मतलब जब जीवों का नाश हो जाता है, ठीक है,
तो उसमें कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 का निरंतर क्षय होता रहता है। मतलब जो मात्रा होती है कार्बन 12 का, कार्बन 12 का, वो जीवों में स्थिर रहता है, ना वो बढ़ता है और ना वो घटता है, ठीक है। लेकिन जब जीवों की मृत्यु हो जाती है तो कार्बन 14 जो होता है वो उनका क्षय होने लगता है। कार्बन 14 का जो मात्रा होता है वो क्या होने लगता है, उनका क्षय होने लगता है, ठीक है। कार्बन का अर्ध आयु काल, अगर आप हमसे एक सवाल भी पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, कैसे बताया जाता है कि कितने समय तक इस कार्बन 12 का कितना मात्रा में क्षय होता है, मतलब उसका कोई ना कोई आयु होता होगा। कार्बन 14 का एक आयु सीमा होता होगा कि हाँ भाई इतना मात्रा में अगर किसी भी जीव में कार्बन 14 मौजूद है तो वो इतने सालों में किसी भी जीव से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो समय होता है वो होता है 5568 साल। ये ऊपर नीचे हो सकता है, 30 साल 40 साल ऐसा, ठीक है। लेकिन आपकी जो किताबों में लिखी हुई है वो प्लस माइनस 30 लिखा हुआ है। 5568 साल तक किसी भी जीव में कार्बन 14 मौजूद रह सकती है। मतलब किसी भी जीव में कार्बन 14 की मात्रा जो मौजूद होती है और वो मात्रा उसके मृत्यु के समय, यानी कि जब वो वस्तु मरी होगी, ठीक है, उसके समय, और जब वो वस्तु मिली है, यानी जो जीव का जो जीवों की जो हड्डियां हैं, जो स्कल्च है, ठीक है, वो जब मिली होंगी तो उस समय उसकी मात्रा कितनी है, दोनों को कंपेयर करके देखा जाता है कि इस जीव की जो आयु है वो इतना साल पुराना होगा। और इन्हीं सारी चीजों के आधार पर कोई भी जीव कितना पुराना है, किस काल का होगा, इसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे पुस्तकों में बहुत सारे आप अपने अनुसार इसके बारे में पता किए भी होंगे, लेकिन यहां पर आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। मतलब सोचिए 5568 साल होने के बावजूद जो कार्बन 14 है वो मात्र पहले के मात्रा से आधी मात्रा खर्च होती है, ठीक है। अब ये एक अनुमानित मात्रा है, अब ये न जाने कितना साल पुराना हो, ठीक है, क्योंकि ये एक रेडियो के तरह काम करता है जो धीरे 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 क्षय होता है इसका। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है, ठीक है। मतलब अब ध्यान दे सकते हैं कि कार्बन 14 है, अब शुरुआती दौर में कितना ज्यादा किसी भी जीव में कार्बन 14 मौजूद था, ठीक है। अब जब वो शरीर मृत हो गई है, मृत होने के बाद जो कार्बन 14 क्षय हो रहा है, ठीक है, और ये क्षय होते 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 एक छोटी सी मात्रा में मौजूद हो गई है, एक बहुत कम मात्रा में मौजूद हो गई है, ठीक है। तो जब इतना मात्रा बचा है, पहले कितना था और अभी इसमें कितना है, इस आधार पर बताया जाता है कि कोई भी जीव कितना पुराना रहा होगा, ठीक है, ठीक है। इसी में हम लोग कहते हैं कि पदार्थों में कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया को रेडियोधर्मीयता कहा जाता है। ये जो कार्बन 14 जो क्षय हो रहा है, कोई भी पदार्थ अगर अपने आप के परमाणुओं को छोड़ता है, उसको मतलब उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धीरे 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 करके उससे निकल जाते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियोधर्मीयता कहते हैं। आप इसे साइंस के एक लेक्चर में बेहतर ढंग से देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि कार्बन 14 क्या होती है। कार्बन 14 कुछ नहीं, जीवों में मौजूद कार्बन तत्व का एक अपरूप है जो प्रत्येक जीवों में मौजूद है। जीवों की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद यह धीरे 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 समय के अनुसार इसका क्षय होता है। जितनी भी मात्रा में इसका क्षय होता है, ठीक है, उस मात्रा को पहले वाले मात्रा से कंपेयर किया जाता है। अब हमें पता तो नहीं है कि पहले कितना मात्रा होगा, तो साइंस के अनुसार पता लगाया जा चुका है कि किसी भी जीव में कार्बन की मात्रा कितनी होगी जब वो जीवित होगा और जब वो मृत होगा, ठीक है। तो इस आधार पर चीजों को समझाया और पता लगाया जाता है, ठीक है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं एक पिक्चर के अनुसार कि एक जीव है,
बहुत पुराने समय का, ठीक है, उसका डेथ हुआ, ठीक, वो 100% अभी उसमें जो मात्रा है कार्बन 14 की 100% है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे यहां पर दिया हुआ है 5730 साल, ठीक है, इसमें जैसा कि यहां पर दिया हुआ है 5568 साल, यहां दिया हुआ है 5730 साल, ठीक है। 50% कार्बन 14, 50% कार्बन 14 का क्षय हो गया है अनुमानतः बराबर, ठीक है। और समय में हम आगे जाते हैं, 11460 साल हो गए हैं इस जीव के मरे हुए, ठीक है। अब इसमें जो कार्बन 14 की मात्रा है वो मात्र 25%, होप कि आपको नजर नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब 1 मिनट, ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर 100% है जो मात्रा है कार्बन 14 की जब जीव मरा है शुरुआती दिनों में। 5730 साल जब हुए हैं तो कार्बन 14 की जो मात्रा है वो 50% रह गई, ठीक है। 11460 साल जब हो गए हैं तब जो कार्बन 14 की मात्रा है वो 25% रह गई है, और जब 17190 साल जब हो गए हैं इस जीव के मरे हुए, इसके स्केलेटन के, इसके स्कल के, ठीक है, तो इसे हम, इसकी जो मात्रा रह गई है वो 12.5% रह गई है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कितना कितनों मतलब बहुत सालों तक आप कि मतलब एक कोई जीव है जो मर चुका है, उसका जो स्केलेटन है धरती में पड़ा पड़ा हजारों साल हो जाएंगे, उस हजारों साल पुराने स्कल को भी आप निकाल करके पता लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा पुराना है। इसी के आधार पर बहुत सारे शोध हुए, डायनासोर की खोज हुई, हमें पता चला कि हाँ भाई आइस एज है, ठीक है। एक ऐसा भी युग हुआ जब डायनासोर हुए, एक ऐसा भी युग हुआ जब बहुत विशाल विशाल सांप हुए हमारे यहाँ पूरे विश्व में, ठीक है। इन्हीं सारे आधारों के बल पर हम लोग चीजों को बता पाते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, होप कि आप समझ पा रहे हैं इस बात पर। अगर आप नहीं समझ रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि 1 मिनट, ठीक है, हम देखेंगे पूरे चीजों को समझने के दौरान कि आखिर हड़प्पा का जो मैप है आखिर कहां पर ये सभ्यता स्थापित है, मौजूद है, हड़प्पा की जो मौजूदा स्थिति है वो कहां है, ठीक है। तो जो हड़प्पा की जो मौजूदा स्थिति है आप यहां पर देखिएगा, ये सिंधु नदी है, ठीक है, जो आप सभी को पता है कि जो तिब्बत से निकलती है, भारत से होती हुई पाकिस्तान में इंटर करती है, ठीक है। यहां पर आप एक नदी देख रहे होंगे, रावी नदी। ये जो नदी आप देख रहे हैं वो रावी नदी है, ठीक है, ठीक। आप इस नदी को देखिएगा, यह है हमारा झेलम, झेलम चिनाब, सॉरी, इसके बीच में होता है चिनाब नदी, यहां नहीं बनाया गया है, हम बना देते हैं, ठीक है। झेलम, एक होता है चिनाब, चिनाब, ठीक है, और एक रावी नदी, ठीक है। हम थोड़ा मैप को करेक्ट कर देते हैं, 1 मिनट, यहां पर एक नदी और बनाना चाहिए था, नहीं बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहां से ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये जो हमारा नदी है वो सिंधु नदी है, इसके बाद जो नदी गई हुई है वो हमारा झेलम हो गई, झेलम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चिनाब नदी है, ठीक है, और हमारे पास रावी नदी है। ये जो हमारे पास जो नदी है ये वाली, ये हमारे पास रावी नदी है। तो चिनाब नदी और रावी नदी के बीच जो सबसे पहली सभ्यता खोजी गई थी वो हमारा हड़प्पा सभ्यता ही था, ठीक है, वो हमारा हड़प्पा, आप उसको नगर बोलिए क्योंकि अभी ये सब सभ्यता नहीं बनी है,
क्योंकि इसके बाद बहुत सारे खोजी हुई, उसके आधार पर बताया गया कि हाँ ये हड़प्पा सभ्यता ही है। अभी हम इसको नगर लिख रहे हैं, ठीक है। तो चिनाब नदी और रावी नदी के बीच एक नगर की खोज की गई जो हड़प्पा स्थल पर थी, ठीक है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, हड़प्पा नगर कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की, ठीक है, तब बहुत सारे नगरों की खोज की जाने लगी, बहुत सारे नगरों की खोज की जाने लगी। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो, धौलावीरा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे नगर थे जो सिंधु नदी के मुहाने पर या इसके तटों पर मौजूद थी, ठीक है। और इस आधार पर बोला गया या साबित किया गया कि अच्छा ठीक है, ये जो नई सभ्यता जो बनी है, जहां पर जो मिली हुई वस्तुएं हैं वो सेम है, एक प्रकार की वस्तुएं यहां पर मिल रही है। तो हो सकता है कि ये जो पूरी की पूरी जो सभ्यता है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, यानी ये एक सभ्यता हो, और इस पूरी सभ्यता को जो हम नाम देंगे वो हम देंगे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अगर हम बताते चले कि हड़प्पा नगर, ठीक है, आज वर्तमान के पंजाब के, पाकिस्तान पंजाब के, ठीक है, मतलब वो पंजाब जो पाकिस्तान में है, ठीक है, पंजाब के माउंट गोमड़ी जिले में मौजूद है, ठीक है। माउंट गोमड़ी जिले में हड़प्पा एक जगह भी है, ठीक है। वहां पर ये हड़प्पा नगर की, क्योंकि पहले से तो कोई नाम तो नहीं खोजा गया होगा, क्योंकि लिपि तो पढ़ी नहीं गई है, और जब लिपि पढ़ी नहीं गई है तो कैसे बता सकते हैं कि इसका नाम क्या था। तो चूंकि उस स्थल का नाम था हड़प्पा, तो इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, ये एक नगरीय सभ्यता थी। और ये जो सभ्यता, जैसा कि हम पहले कुछ मिनटों पहले बता रहे थे कि ये जो नगरीय सभ्यता है, उस समय में जो और भी सभ्यताएं मौजूद थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं में से सबसे विकसित सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ठीक है, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आगे चल करके इसे आप हड़प्पा सभ्यता बोलिएगा, आप इसे सिंधु घाटी की सभ्यता बोलिएगा, और नॉर्मली इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग चले कि इन पुस्तकों में और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो पूरी सभ्यता है ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में मौजूद है। ये जो पूरी सभ्यता है ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में मौजूद है। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी नगर खोजे गए हैं, जितने भी स्थल खोजे गए हैं, वो एक ट्राइंगल शेप में खोजे गए हैं। अगर आप इसको ऐसे 1, 2 और ये हमारे भारत के का कुछ हिस्सा, इन तीनों क्षेत्र को अगर मिला लो, ठीक है, तो आप एक शेप को देख पाओगे जो ट्राइंगल फॉर्म करता है, जो त्रिभुज को बनाता है। और इसी आधार पर बताया गया कि हाँ भाई, हड़प्पा सभ्यता जो है उसका जो आकार है वो एक त्रिभुजाकार आकार है, ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो हम इस पूरे विषय में जो पढ़ने वाले हैं वो ये भी है कि आखिर पुरातत्व का क्या रोल है हड़प्पा सभ्यता को खोजने में सॉरी हड़प्पा सभ्यता को खोजने में पुरातत्वविदों का क्या रोल है, ठीक है। किस तरीके से इसे खोजा गया, क्या कौन कौन से ऐसे रिपोर्ट्स थे जिनके आधार पर यह साबित किया गया कि हाँ जो ये सभ्यता खोजी गई है यह एक विकसित सभ्यता थी, ठीक है, और यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता थी और उस समय प्राप्त बाकी सभ्यताओं से सबसे विकसित सभ्यता थी, ठीक है। हम और भी चीजों को जानेंगे, जैसे यहाँ की नगरीय योजना, जो आज भी इस पर रिसर्च किया जाता है कि आखिर उतने साल पहले, हजारों साल पहले, आखिर इतनी विकसित सभ्यताएं कैसे हो सकती थी। जैसे कि वहां की सड़क व्यवस्था,
वहां के जल निकासी, वहां के स्नानागार, स्नानागार मतलब जहां पर लोग जाकर स्नान किया करते थे। अन्नागार मतलब जहां पर भोजन को संग्रहित करके रखा जाता था, ठीक है। ईंटें जिससे मकानों का निर्माण, ईंटें जिससे मकानों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। यहाँ की राजनीतिक संगठन कैसी थी, क्योंकि एक समाज को अगर चलाना है तो वहां पर राजनीति का एक अहम रोल आ जाता है, वहां पर प्रशासन की भी व्यवस्था आ जाती है कि आखिर आप किस तरीके से समाज को किस डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वहां का इसी संदर्भ में कि वहां का सामाजिक जीवन कैसा था, वहां का धार्मिक जीवन कैसा था, और लोग अपने जीवन को चलाने के लिए आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार से किया करते थे, वो अपने जीवन को चलाने के लिए किन किन प्रकार के व्यापारों को किया करते थे, जिसे हम आर्थिक जीवन की संज्ञा देते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अगर एक मिनट, ठीक है, ओके, बता चुके हैं सारी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमारे पास इतना ही है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम आपके लिए पूरे विषय को लेकर आने वाले हैं, एक विषय आपके एसवीपीडी में उसे अलग अलग टॉपिक वाइज दिया गया है, लेकिन हम उस पूरे 4, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5, इस पूरे विषय को 5 भागों में बांटा गया है। हम एक भाग कर कर एक संक्षिप्त निरूपण, जो आपको पढ़ना होगा, जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हम इसे संग्रहित करके एक वीडियो में लेकर आएंगे। जैसे पुरातत्व क्या है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक पुरातत्व का ही है, अलग अलग टॉपिक में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हम जानेंगे पुरातत्व क्या है, पुरातत्वविद द्वारा जो उत्खनन की गई है उसकी महत्वता क्या है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन कौन हुए, क्योंकि डायरेक्टर जनरल इसलिए क्योंकि वही प्रमाणित करेंगे कि आखिर यह एक सभ्यता है। जो हायर अथॉरिटी होता है वही प्रमाणित करता है किसी भी चीज को। आगे इसके जो रिपोर्ट्स हुए, किस किस प्रकार के रिपोर्ट हुए, और उन रिपोर्टों को किन किन लोगों ने लाया, और इसकी क्या उपयोगिता थी, मतलब जो रिपोर्ट्स थे हमारे उनकी उसकी क्या उपयोगिताएं थी। तो ये थी हमारे आज का विषय, पाठ परिचय हड़प्पा सभ्यता। कैसा लगा आपको, ये आप कृपया हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।